प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc की फोरियर एनालिसिस। क्योंकि इसमें वेव्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए आज एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम आपको समझाने वाले हैं, या यूँ कहिए कि एक प्रिंसिपल जो पूरी फिजिक्स में हर जगह काम आता है जहाँ जहाँ वेव्स के फिनोमिना आते हैं। यानी कि आज का हमारा जो आर्टिकल है जिसमें हम बताएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि आज हम आपको बताएंगे कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, हम उनको भी बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ये कहाँ यूज नहीं हो सकता, यानी कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। इससे पहले कि हम इसकी स्टेटमेंट दें और इसको एक्सप्लेन करें, मैं कुछ बेसिक बात आपको बता देता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है, जो आपको पता है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो मैं जस्ट 2 मिनट में आपको ये बात बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक वेव है, मान लीजिए हमारे पास ये एक वेव है, ये एक वेव प्रोपगेट कर रही है, और वेव है ये भी प्रोपगेट कर रही है, ये भी इसी दिशा में जा रही है, ये आपस में मिल जाती हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम सुपरपोजिशन। मिल गए भाई आपस में एक दूसरे के साथ, उसको सुपरपोजिशन कहते हैं। चलो, इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। एक टर्म प्यारे बच्चों आपको और पता हो या होना चाहिए, वो ये देखिए कि सपोज कीजिए ये अपना ओमेगा टी कोई वेव है, साइन वेव कोसाइन वेव टाइप की, और इधर हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इसको हम कुछ ऐसे ही तो लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 0 डिस्प्लेसमेंट है, ये मीन पोजीशन है, और मीडियम पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं और वेव इधर जा रही है। इस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम y से लिखेंगे। इस टाइम पर इतना डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइम पर इतना डिस्प्लेसमेंट, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इधर यहाँ से देखिए तो इस टाइम पर ये -1 नीचे की तरफ, ये नेगेटिव है ना, यहाँ पर इतना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर इतना डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसा ही इधर है। अब क्या है कि जब ये बहुत सी वेव आपस में सुपरइम्पोज कर जाती हैं तो उन सबके मिलने से एक वेव बनती है जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेव। जैसे सपोज कीजिए ये वेव इस तरह से यहाँ पर मिक्स हो गई, जैसे सपोज कीजिए एक तो ये वेव थी हमारी, ये वेव थी, नो प्रॉब्लम, और दूसरी वेव ये है, ये आपस में सुपरइम्पोज हो गई, और भी वेव्स हैं वो भी हो गई। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 है, इस वाले का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इसी टाइम पर, इसी मीडियम में सेम टाइम पर सेम पॉइंट के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है। अब इन सबके मिलने से, ये तो 2 हैं, 2 से अधिक हो सकती है, जितनी मर्जी हो सकती हैं इन, तो रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी, वो ये बनेगी। ये देखिए, ये रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। यहाँ पर मैं एक जस्ट आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। अब देखिए, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो पहले वाली वेव थी उसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे वेव ये है उसका y2 है, तो ये जो रिजल्टेंट वेव है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये तो ही सिर्फ 2 वेव्स की बात। अगर हम इसे जनरलाइज कर दें तो हम ये कह सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा वेव्स, ए नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग एट ए पॉइंट simultaneously in a medium, then the displacement of the resultant wave is the vector sum of the displacement of individual wave of the each wave at that point in that medium। चलिए, ये बातें मैंने की है, अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं जो आप समझ गए हैं। ए नंबर ऑफ वेव्स, एक जैसी वेव्स होनी चाहिए, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ए नंबर ऑफ वेव्स सुपरइम्पोज, मैंने आपको बता ही दिया, सुपरइम्पोज का मतलब होता है मिलना। सुपरइम्पोज एट एनी पॉइंट इन ए मीडियम, किसी मीडियम के अंदर, देन उस केस में देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। मैंने कहा था कि बहुत सी वेव्स किसी एक पॉइंट पर मिल जाएं तो उनके मिलने से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, बिल्कुल। तो उन वेव्स का जो
डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, रिजल्टेंट वेव का। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इज द वेक्टर सम ऑफ displacement of individual wave at that point, यानी कि when a number of waves superimpose at any point in the medium, then the displacement of the resultant wave is the vector sum of the displacement of individual wave at that point. आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर बात करें कि इफ y1 ये पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है, y2 ये दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है, y3 ये तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है, और भी हैं, आप इनको कह सकते हैं आर दी डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ फर्स्ट, ये पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट हो गया y1, मैंने बताया था ना, अभी आपको समझाया था कि मीन पोजीशन से जो चेंज इन पोजीशन है मीडियम पार्टिकल्स की, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट वेव का है, ये दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है, ये थर्ड वेव का डिस्प्लेसमेंट है, और भी रेस्पेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों, ये अलग अलग वेव्स का डिस्प्लेसमेंट है, तो इन सब के मिलने से रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो ये होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, बहुत ज़रूरी है आपको इसकी नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट लेकर के बीच में, और साथ साथ नोट्स बनाते रहें, समझते आप जा रहे हैं। जैसे ही हमारे लेक्चर का एंड होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए बस ध्यान इस चीज़ का रखें, बड़े ध्यान से पीसफुल माइंड होकर के, फ्री होकर के अपनी स्टडी करें। तो ये बात हमने लिख दी, ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फिजिक्स में बहुत जगह इनके एप्लीकेशंस हैं, लेकिन कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं, उनको हम यहाँ ज़रूर लिखेंगे वन बाय वन करके। जैसे इंटरफेरेंस की बात आएगी, वहाँ पर हम लोग लिखेंगे। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती है, हम उनकी भी बात करेंगे। बीट्स फॉर्मेशन की है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ऐसा ही नहीं हम यहाँ एप्लीकेशंस करेंगे, हम इसकी लिमिटेशंस भी करेंगे। फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले कि स्टेट एंड एक्सप्लेन दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लिख देंगे। व्हाट आर दी इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस ऑफ दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तब भी आप कर पाएँ। या फिर राइट डाउन दी लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो भी आप लिख सकें। चलिए, इंपॉर्टेंस, और इसे हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि बहुत होती हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ करेंगे। आपने ऑप्टिक्स में पढ़ी होगी कि जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज सेम हो और सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रही हों किसी मीडियम में, तो वो सुपरिम्पोज हो जाती हैं, और उनके सुपरिम्पोजिशन से एक जो फिनोमिना होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। यानी कि आप यही तो लिखेंगे कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दे गेट सुपरिम्पोज, वो मिल जाती हैं, दे गेट इम्पोज, और उससे क्या होता है, एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या होता है, क्या पैदा करती हैं, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस
ऑफ वेव्स। और प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस के बारे में आप बहुत कुछ समझ चुके हो, पढ़ चुके होंगे। जैसे मैं उदाहरण भी देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये एक वेव है, ये जा रही है, प्रोपगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, और एक और वेव है वो भी इधर ही जा रही थी और वो मिल गई है, इस तरह से मिल गई है। जैसे सपोज कीजिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ आइडिया हमें होना चाहिए। ये देखिए, एक मैंने डॉटेड लाइन से बता दिया है, एक ये बता दिया है। ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही थी, फ्रीक्वेंसी सेम है इनकी। अब क्या होगा कि ये सुपर इम्पोज हो गई हैं, मानो मिल भी गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये अलग अलग थी लेकिन अब ये सुपर इम्पोज हो गई हैं। रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, और ये कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस हो गया है। और जिन पॉइंट्स पर ये देखिए, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पर गिरता है या ट्रफ ट्रफ पे गिरता है, तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और एक और बात, जैसे मान लो वेव इस तरह से होती, ये तो एक वेव हो गई और ये दूसरी वेव है। इस केस में क्या देख रहे हैं कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे ट्रफ पे गिर रहा है, तो यहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो ये होगी, ये देखिए। और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। खैर, हमें इंटरफेरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है। हमने पहली एप्लीकेशन समझ में आ गई है कि भाई जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसीज सेम हो, सेम डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रही हो और वो सुपर इम्पोज हो जाए, तो उनके सुपर इम्पोजिशन से इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का जो फिनोमिना है वो होता है। दूसरी बात क्या है कि वेव्स तो सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेलोसिटी से एक ही मीडियम में प्रोपगेट कर रही हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक जा रही है और एक आ रही है, और वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, उस केस में आप जानते हैं उस समय क्या बनती हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, स्टेशनरी वेव्स बनती है। यानी कि ये भी तो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल का ही एक एप्लीकेशन होगी ना। तो चलिए अब हम उसे लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्यारे बच्चों देखिए, दूसरी एप्लीकेशन क्या थी, when two waves moves with same velocity in opposite direction gets superimposed, वो मिल जाती हैं, प्रोड्यूस, और वो मिलकर के क्या वेव्स, स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, या इन्हें हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने स्टेशनरी वेव्स के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है। पिछले लेक्चर्स, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। अब एक और एप्लीकेशन लिख लेते हैं। जब दो वेव्स, लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर नहीं है, थोड़ा बहुत उनमें अंतर है, और वो सेम डायरेक्शन में ही किसी मीडियम में प्रोपगेट कर रही हैं और फिर वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो पता क्या होता है, फिर उसमें बीट्स फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो दो साउंड वेव्स हैं और वो स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज है, मतलब फ्रीक्वेंसी में बहुत ही कम अंतर है, 10 से कम कम का है, और वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पर साउंड की इंटेंसिटी में राइज एंड फॉल्स अपीयर होते हैं, जिसे हम बीट्स कहते हैं, बीट्स फॉर्मेशन कहते हैं। एक सेकंड में कितनी बीट्स पैदा होती हैं वो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और दो बीट्स के बीच में, टू राइज और टू फॉल्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसे हम बीट पीरियड कहते हैं। पता है सारी बातें आपको, चलिए मैं लिख देता हूँ कि व्हेन हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, और ये बातें लिखनी है आपको। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट डाउन दी एप्लीकेशंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड। व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली different in frequencies moves या propagates in same direction, gets superimposed, और वो मिल गई, सुपरपोजिशन फॉर्मूला लागू होगा, gets superimposed
बीट्स। और आप जानते हैं नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। यानी कि व्हेन these two waves which are slightly different in their frequencies propagates and superimpose, then regular rise and falls in the intensity of the sound appears and these are called beats। तो प्यारे बच्चों, ये इसकी जब हम डिटेल स्टडी करते हैं, चाहे हम इंटरफेरेंस की बात करें, चाहे हम स्टैंडिंग वेव की बात करें, चाहे बीट्स फॉर्मेशन की बात करें, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चाहे ऑप्टिक्स की बात करें, जहाँ पर हम लाइट वेव्स की बात करेंगे, साउंड वेव्स की बात करेंगे, वेव्स इन वाटर की बात करेंगे, वेव्स इन स्ट्रिंग की बात करेंगे, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और वो आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि सर क्या इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं या हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो प्यारे बच्चों, लिमिटेशंस भी हैं। देखिए, जहाँ पर सडन राइज होता है या जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, एकदम जैसे कोई ब्लास्ट होता है, कोई एक्सप्लोजन होता है, या फिर जैसे अर्थक्वेक वगैरह आती हैं, तो वहाँ पर जो सडन चेंजेज होते हैं जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस तरह की वेव्स के लिए हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर इसकी लिमिटेशन है, ये अप्लाई वहाँ नहीं हो सकता। ये इसका डिसएडवांटेज में काउंट कर सकते हैं, भाई लिमिटेशंस में काउंट कर सकते हैं, या इसकी कमियां जो भी हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए आप एक स्क्रीनशॉट लें, मैं इसकी लिमिटेशन भी एक लिख देता हूँ। लिमिटेशंस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस प्रिंसिपल यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नॉट applicable for the waves having large amplitude sudden change in amplitude, change in amplitude such as waves produced in explosion। जैसे अचानक कोई ब्लास्ट होता है तो उसमें सडनली एकदम साउंड वेव्स या जो भी पैदा होती हैं, जैसे अर्थक्वेक है तो सडन राइज होता है, एम्पलीट्यूड एकदम बढ़ जाता है फिर घट जाता है, तो वहाँ पर हमारा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोई रिजल्ट नहीं दे पाता है, इसलिए इस तरह को हम उसको लिमिटेशंस कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, उसकी एप्लीकेशंस आ गई होगी और कहाँ इसका यूज नहीं हो सकता वो भी आपके समझ में आ गया होगा। बहुत कुछ है नहीं इसके अंदर, इसमें तो सीधी सी बात है कि भाई जब बहुत ज़्यादा वेव्स, एक जैसी वेव्स जा रही हैं और मिल जाती हैं तो उनके मिलने से एक रिजल्टेंट वेव बनती है, और वो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उनके इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट, उसी पॉइंट पर उसी टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है उन सब के वेक्टर सम के बराबर होता है, बस। और ये लगभग चाहे इंटरफेरेंस की बात है, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स की बात करें, या फिर बीट्स फॉर्मेशन, वहाँ पर या जहाँ जहाँ वेव का कंसेप्ट आता है और वो मिलती है तो वहाँ पर हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना होता है। कहाँ नहीं लगाना होता है? जहाँ सडन चेंज होता है, अर्थक्वेक की मैंने बात की, एक्सप्लोजन्स की बात की, या कोई भी ऐसी चीज़, तो वहाँ पर यह हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, इन सब के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दें, कमेंट्स करें। और अगर ये सब चीज़ें ठीक लग रही हैं प्यारे बच्चों, तो ये गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए आपकी,
कि हमारे उद्देश्य में आप सपोर्ट कर सकते हैं कि हमें कोचिंग फ्री इन्वायरमेंट बनाना है, हर बच्चे तक ये एजुकेशन जाए। तो इसको स्प्रेडिंग के लिए प्यारे बच्चों इसको शेयर करना आपको पड़ेगा, इसको लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी और मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह के तमाम वीडियोज़ यहाँ पर हम अपलोड करते रहेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आपको मोटिवेट करें। और इसके लिए जुड़े रहिए इन दोनों चैनल्स का, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें हम फोरियर सीरीज या फोरियर थ्योरम की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।